राइट है ना? अपने सेमिस्टर 4 का सब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम्स, राइट? चलिए, लेट मी राइट द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट, एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम। यार स्टूडेंट, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 2 बोलते हैं इसको। जैसे आप अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट इसको एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम करके पढ़ रहे हैं। आईटी में भी सेम सब्जेक्ट है, नॉट फॉर सेमेस्टर 4, इट इज देयर फॉर सेमेस्टर 5। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पे उसको बोला जाता है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो हाँ, थोड़े बहुत आपके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट टेस्ट करने वाला सब्जेक्ट है ये। स्पेशली ग्राफ, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर लगने वाले। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने काफी सारे प्रोग्राम्स किए थे, बरोबर? यार इसके अंदर प्रोग्राम्स तो है ही, इसके अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है। हम लोग काफी सारे, रादर ढेर सारे प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व करने वाले। तो जैसे मैथ्स का पेपर कैसे प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है, कुछ थ्योरी वगैरह ज्यादा नहीं होता, वैसे एओए का पेपर भी ना, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का पेपर भी पूरा प्रॉब्लम्स से भरा हुआ रहेगा। आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स मिलेंगे एंड आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करके उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अंदर क्या है स्टूडेंट? अगेन सेम, सब्जेक्ट के अंदर ना प्रॉब्लम्स है एंड सबको इतना तो आइडिया है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? प्रॉब्लम में भी एक ही रहेगा, लेकिन उसको सॉल्व करने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग अलग अलग ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज ही पढ़ने वाले। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। जिधर अगर बड़ा प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो। फिर अगर छोटा प्रॉब्लम बनेगा तो सॉल्व करना इजी है, फिर सबको सॉल्व करो एंड देन उनको कॉन्कर मर्ज करो, सो दैट यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ग्रीडी मेथड अगेन वन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, जिधर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम लोग सारे पॉसिबल सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं एंड देन उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग डिसाइड करते हैं। दैट इज ग्रीडी मेथड। द चैप्टर नंबर 4 इज नथिंग बट द डायनामिक ऑफ प्रोग्रामिंग, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एओए। अच्छा, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ करंट सिनारियो नहीं देखते, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग करंट के साथ साथ हिस्टोरिकल डेटा भी कंसिडर करते। एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको पूछा, यू कैन गिव मी द आंसर, एकदम इनफॉर्मली पूछ रहा हूं। अगर मैंने पूछा हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट, आप मुझे क्या आंसर दोगे? विराट कोहली आंसर दोगे, बरोबर? लेकिन मेरे को अगर एक क्वेश्चन पूछा तो मैं तो बोलूंगा बेस्ट बैट्समैन इज सचिन तेंदुलकर। आपने करंट डेटा देख के मुझे आंसर दिया, बरोबर? आई नो, आई एग्री, करंट सिनारियो में विराट कोहली, रोहित शर्मा आर द बेस्ट बैट्समैन। लेकिन यार अगर मैं करंट और हिस्टोरिकल डेटा देखूं, मैंने आपको ऐसा तो नहीं पूछा था ना करंटली कौन है, मैंने पूछा था हु इज द बेस्ट बैट्समैन। यार करंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखूं तो सचिन ने ज्यादा मैचेस खेले, सचिन ने ज्यादा 50s किया है, सचिन ने ज्यादा सेंचुरीज मारी है, सचिन के ज्यादा रन्स भी है। तो सारे स्टैटिस्टिक में कहने से सचिन इज बेटर देन विराट कोहली, राइट है ना? तो कहने से डायनामिक प्रोग्रामिंग वही करता है, तुरंत आंसर नहीं देता, आपके करंट डेटा के साथ साथ हिस्टोरिकल डेटा को भी कंसिडर कर। एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन मेरे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं बैक ट्रैकिंग। आपको याद है स्टूडेंट, बैक ट्रैकिंग ये वर्ड मेरे मुंह से आपने सुना रहेगा जब हमने ट्रीज चैप्टर देखा था। याद है ट्रीज के अंदर बाइनरी ट्री था, उसके अंदर हमें अलग अलग ट्रैवर्सल देखे थे, याद है आपको? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। उधर बैक ट्रैकिंग हम लोग करते थे। अगेन बैक ट्रैकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी ओनली, मतलब प्रॉब्लम के आगे बढ़िए, वो सॉल्व होने के बाद फिर से पीछे आके उसका नेक्स्ट ब्रांच दे।
ब्रांच एंड बाउंड, जिधर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, इज वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। तो बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम्स, ऑल दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज जो हम लोग अपने करिकुलम में पढ़ने वाले हैं। यार सिलेबस लिख के देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एनीवेज हम लोग सीक्वेंस में ही जाने वाले। तो जब वो चैप्टर आएगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड तब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए भगवान का नाम लेके चालू करते हैं अपना सिलेबस दिन, ठीक है। आज एकदम थोड़ा सा कैजुअल डिस्कशन ही करेंगे, जो जो कंसेप्ट है वो देखेंगे, एंड देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, मेरे सब्जेक्ट का नाम है एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम। तो एक काम करते हैं ना, अल्गोरिदम से ही चालू करते हैं। यू नो व्हाट इज अल्गोरिदम? अल्गोरिदम का डेफिनेशन बोला जाता है, अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब अगर मैंने आपको प्रॉब्लम दिया, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना, आपको याद है आपने सीटी के अंदर अल्गोरिदम किया था? याद है, हमेशा अल्गोरिदम का स्टेप नंबर 1 होता है स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 होता है, स्टेप नंबर 3 होता है, स्टेप नंबर 4 होता है, एंड सो ऑन, लास्ट स्टेप होता है हमेशा स्टॉप। तो ऐसा अल्गोरिदम सबको पता है स्टेप बाय स्टेप होता है हमेशा, बरोबर? तो अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का प्लान या प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर माने अल्गोरिदम। नॉर्मली क्या पता है क्या, प्रोग्राम लिखना इज नॉट अ बिग टास्क, प्रोग्राम का अल्गोरिदम लिखना इज द बिग टास्क। मैंने जब सी प्रोग्रामिंग के अंदर अल्गोरिदम सिखाया था ना, मैंने तभी भी बोला था, एक्चुअली इंडस्ट्री की बात करूं ना स्टूडेंट, तो इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जो लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज डेवलपर्स, एंड जो अल्गोरिदम बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज डिजाइनर्स। जब इंडस्ट्री में आपके टीम को कोई तो प्रोजेक्ट मिलता है, कोई तो प्रॉब्लम मिलता है, सबसे पहले डिजाइनर उसका अल्गोरिदम लिखते हैं, प्लान बना के देते हैं। डेवलपर का काम तो बस इतना है कि डिजाइनर जो मुझे अल्गोरिदम बना के दिया, उसको प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना। तो एक्चुअली बोलो ना, दिमाग का काम डिजाइनर्स का ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है ना, अगर प्लान बेटर रहेगा तो फिर इंप्लीमेंटेशन भी बेटर ही होता है, लेकिन अगर प्लान ही फालतू है तो इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी खराबी हो सकती है। इसके लिए तो इंडस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा सर्वे करो, तो जो डिजाइनर है दे गेट पेड मोर देन द डेवलपर। तो प्लान, अल्गोरिदम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली देन द प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम तो अल्गोरिदम से ही बनता है। अल्गोरिदम जैसा बनाओगे डेवलपर वैसा प्रोग्राम करेगा, तो उसमें कोई बड़ा स्किल नहीं है, स्किल है अल्गोरिदम लिखने में। अभी इधर अपने टेक्स्ट बुक के ऑथर का कहना यह है, बाय द वे अल्गोरिदम के लिए जो टेक्स्ट बुक अपने को रेफर करना है ना, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक का नाम ही वही है, अल्गोरिदम्स। एंड अल्गोरिदम, ये टेक्स्ट बुक जिस ऑथर ने लिखा है, उस पर्टिकुलर ऑथर का नाम है कॉरमन, COREMAN। लाइब्रेरी में अगर रहेगा तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर बुक को कभी तो देख लीजिए। कॉरमन को ना अल्गोरिदम का फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ अल्गोरिदम। पूरी दुनिया अल्गोरिदम पढ़ने के लिए उसी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक का यूज करती है, कॉरमन। रादर हम लोग भी यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो कॉरमन को रेफरेंस लेके ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि कॉरमन भाई साहब का कहना यह है कि नॉर्मली स्टूडेंट, जब आपके सामने कोई तो प्रॉब्लम आता है, सपोज पी इज माई प्रॉब्लम। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज मेरे क्लास में एक 4-5 जन बैठे, और मैंने एज अ टीचर सबको एक प्रॉब्लम दिया, यार ये प्रॉब्लम है, चलिए इसका अल्गोरिदम लिखिए। अब एक ऐसे 4-5 जन है लेकिन अलग अलग है, हर एक अपना खुद का अल्गोरिदम लिखेगा। प्रॉब्लम सेम है पी, लेकिन कहने से हर एक का नजरिया अलग अलग हो सकता है, हर एक का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर एक का सोच अलग अलग हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम के कैन आई कमेंट स्टूडेंट, मुझे मल्टीपल अल्गोरिदम मिल सकते हैं। लेट्स कॉल इट एज A1, A2, A3, A4। एग्री? प्रॉब्लम एक ही है,
बट कहने से चांसेस ज्यादा है कि एक प्रॉब्लम के मुझे मल्टीपल क्या मिलेंगे, अल्गोरिदम्स। अबे मैं फिर से आ गया एज अ टीचर, मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था और मेरे सामने 4 अल्गोरिदम आ गया। अरे भाई 4 अल्गोरिदम है सेम प्रॉब्लम के। अभी स्टूडेंट, एज अ टीचर मुझे डिसाइड करना है इन चारों में से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है। तो बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता। बेसिकली कॉर्मन ने इसका आंसर दिया। बेस्ट एल्गोरिदम डिसाइड करने के लिए आप ना एक कॉन्सेप्ट यूज करो, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नाम है कॉम्प्लेक्सिटी। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? इस पर्टिकुलर फैक्टर को यूज करके मैं एज अ टीचर आई कैन डिसाइड विच इज द बेस्ट अल्गोरिदम। कॉम्प्लेक्सिटी के ना दोस्तों टोटल 2 टाइप्स है। कॉम्प्लेक्सिटी का जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पढ़ने आ रहा है सबको? मैंने क्या लिखा, क्या नाम है इसका? एंड कॉम्प्लेक्सिटी का जो सेकंड टाइप है उसका नाम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, बाय द वे यहां पे स्पेस का मतलब होता है मेमोरी। लेट्स गो वन बाय वन। पहला कौन सा टाइप है स्टूडेंट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आई रिपीट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब स्टूडेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताएगा कि मेरा अल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेगा। समझा? इट में पॉसिबल ना 4 अलग अलग अल्गोरिदम है, तो चारों सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइम लेते रहेंगे, हाँ या ना? तो अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय A1, बाय A2, बाय A3 एंड बाय A4 आर देयर रिस्पेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। A1 कितना टाइम लेता है मतलब A1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, A2 कितना टाइम लेता है मतलब A2 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, A3 क्या है मेरा? ए मतलब अल्गोरिदम है, बराबर नहीं है? वो अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है, दैट इज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। A4 कितना टाइम लेता है ये उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक कॉमन सेंस की बात है, आप सब लोग मेरे से एग्री करोगे। कहने से जो अल्गोरिदम सबसे कम टाइम लेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट अल्गोरिदम, एंड जो अल्गोरिदम सबसे ज्यादा टाइम लेगा दैट इज कंसिडर्ड एज वर्स्ट अल्गोरिदम। मेरे से एग्री कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट? मैंने क्या बोला? बेस्ट एल्गोरिथम किसको मैं घोषित करूंगा? जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, बरोबर? या ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, जो सबसे कम टाइम लेता है वो क्या रहेगा, मेरा बेस्ट एल्गोरिथम। एंड जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज माय वर्स्ट एल्गोरिथम। जहां पे एक फैक्टर का नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वही मेरे सेकंड फैक्टर सेकंड टाइप का नाम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। भाइयों, स्पेस मतलब होता है मेमोरी। जिधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैंने बोला the amount of time required to solve a problem, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। पढ़ने आ रहा है सबको? क्या लिखा मैंने, क्या लिखा पढ़िए जरा। अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम मतलब हर अल्गोरिदम कितना मेमोरी लेगा दैट इज उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो A1 इतना मेमोरी ले रहा है, ये उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। A2 उतना मेमोरी ले रहा है, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, एंड सो ऑन। तो कितना मेमोरी, मेमोरी मतलब समझ में आता है ना, कंप्यूटर में सेव करने के लिए कितना मेमोरी लेगा दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन आप सब लोग क्या मेरे से एग्री कर रहे हो? जो अल्गोरिदम कम से कम मेमोरी लेगा सेव होने के लिए
दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट अल्गोरिदम। एंड कहने से जो अल्गोरिदम सबसे ज्यादा मेमोरी लेगा दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट अल्गोरिदम। तो मैंने दो फैक्टर बोले, सिंपल। आपको पता है हमने स्टार्ट कहां से किया था? मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, अनलेस और अंटिल यू कॉपीड फ्रॉम ईच अदर, कहने से सबका एल्गोरिदम अलग अलग रहेगा, राइट ना? तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूं यार इनमें से चारों में से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है? सर कॉमन बोलता है क्या यूज करो? कॉम्प्लेक्सिटी। टेस्ट टू टाइप्स, व्हिच आर देम? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अमाउंट ऑफ मेमोरी। स्पेस मतलब मेमोरी, अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो एल्गोरिदम कम टाइम लेगा, कम मेमोरी लेगा, उसको मैं विजेता घोषित करूंगा, बिकॉज इट विल बी द बेस्ट एल्गोरिदम। जो ज्यादा मेमोरी लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, उसको मैं फर्स्ट एल्गोरिदम बोलूंगा। एम आई क्लियर? समझा? तो एक प्रॉब्लम के ना स्टूडेंट, मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन इन दो फैक्टर के ऊपर डिसाइड होता है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, लोगों ने ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा पीछे रख दिया। क्योंकि स्टूडेंट आप भी मुझे लगता है मेरे से एग्री करोगे, आजकल के एज में ना स्पेस या मेमोरी से अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4 KB का फाइल 5 KB ले रहा है, आपको बहुत टेंशन होता है? कभी नहीं होता यार। आजकल तो हम लोग बोलते हैं मेरे को एचडी चाहिए, ज्यादा मेमोरी वाला चाहिए, राइट ना? भले वो इमेज हो, फोटो हो या मूवी हो। आजकल केबीज एमबीज से अपने को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था। पहले रैम कैपेसिटीज काफी कम होते थे, लोगों के पास मेमोरी रोम कैपेसिटी, हार्ड डिस्क भी काफी कम कैपेसिटी का हुआ करता। अभी तो आपको पता है हार्ड डिस्क के टेराबाइट्स में आ गए, उसमें भी हम लोग एसएसडी वगैरह यूज करते हैं। रैम आजकल 12 GB 16 GB का आता है। तो मेमोरी से मतलब कुछ केबीज से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सो इन टूडेज वर्ल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग उतना अहमियत या इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। 4 KB का 5 KB ले रहा है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आजकल किसी को भी। लेकिन 4 मिनट में डाउनलोड होना चाहिए था, 5 मिनट ले रहा है, वो एक्स्ट्रा मिनट भी अपने को फ्रस्ट्रेट कर देता है। हम लोग बार बार देखते हैं यार क्या इंटरनेट स्लो यार तेरा, बरोबर ना? बिकॉज टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। इसके लिए अपने सिलेबस में we are not going to consider space complexity. We are mainly focused on time complexity. तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम लोग एल्गोरिदम का एनालिसिस करने वाले हैं, बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज इट इज आउटडेटेड, राइट ना? पहले फर्क पड़ता था। वी आर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एम आई क्लियर डियर स्टूडेंट्स? समझा? तो अपने सिलेबस में ना ये वर्ड मेरे मुंह से तुम लोग 1000 बार सुनने वाले हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो मैं पॉज लेता हूं, कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी। एम आई क्लियर एवरीवन? अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी मुझे अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। इज इट क्लियर? शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। तो मैंने क्या बोला, मुझे आंसर दीजिए। मैं किस एल्गोरिदम को बेस्ट एल्गोरिदम बोलूंगा? जो क्या कम लेगा? टाइम। टाइम एज वेल एज स्पेस, बरोबर। और जो टाइम भी ज्यादा लेगा, मेमोरी भी ज्यादा लेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वर्स्ट एल्गोरिदम। जैसे अभी कंक्लूडिंग रिमार्क दिया, अपना मेन फोकस इसके ऊपर रहने वाला है जिसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमने बोला सर एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज करने वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए, सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अमाउंट ऑफ टाइम, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? कि भाई मेरा एल्गोरिदम इतना टाइम ले रहा है, हाउ टू कैलकुलेट इट?
ऐसा होगा क्या, सर मैं प्रोग्राम रन करने के लिए रखूंगा और स्टॉप वॉच चालू करूंगा, ठक 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 ठक, हाँ यस हो गया। ऐसे नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप सबको पता है ना, ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप सब मेरे से एग्री करोगे, अगर मेरे कंप्यूटर का रैम 16 GB का है और ऑन द अदर साइड दूसरा कंप्यूटर है जिसका रैम हार्डली 4 GB का है, कहने से 16 GB वाले कंप्यूटर में मेरा प्रोग्राम फटाक से एग्जीक्यूट होगा एज कंपेयर टू 4 GB रैम वाले कंप्यूटर में। एग्री करोगे मेरे से? अगेन मशीन टू मशीन, हार्डवेयर टू हार्डवेयर, प्रोग्राम का टाइम एग्जीक्यूशन वैरी कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 16 GB वाला फटाक से हो रहा है मतलब ये मेरा बेस्ट एल्गोरिथम नहीं। मे बी वो एल्गोरिथम बेस्ट हो सकता है, बस आपने उसको गलत मशीन पे रन की। तो कितना टाइम लेगा कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग स्टॉप वॉच के थ्रू तो मेजर कर ही नहीं सकते। तो सर मेरा एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है, मैं कैसे मेजर करूं? मुझे कैसे पता चलेगा हाँ ये एल्गोरिदम इतना टाइम लेता है, ये एल्गोरिदम इतना टाइम लेता है? कॉर्मन का कहना ही है कि बिल्कुल बराबर है। आप एल्गोरिदम को ऐसा स्टॉप वॉच यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका नहीं निकाल सकते। ये 4 मिली सेकंड ले रहा है, ये 5 मिली सेकंड ले रहा है, बहुत सारे ह्यूमन एरर हो सकते हैं इसके अंदर, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकता है, बरोबर? तो सर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालूं? कॉर्मन का कहना यह है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए फिर आपको एक मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, जिस मैकेनिज्म का नाम है असिम्प्टोटिक नोटेशंस। पढ़ने आ रहा है सबको? क्या नाम है इसका? असिम्प्टोटिक नोटेशंस। असिम्प्टोटिक नोटेशन, इसको असिम्प्टोटिक इसके लिए बोला जाता है, असिम्प्टोटिक का सिंपल हिंदी में मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा सा 19-20, मतलब आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट में भी नहीं देगा, लेकिन अपने को समझने के लिए सफिशिएंट होता है। अच्छा, असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो भाई अगर एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे जानना है, मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन मेरे एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानने के लिए मुझे अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करता है। मतलब फंक्शन को यूज करके मेरे एल्गोरिथम का कितना टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, ये मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मतलब स्टॉप वॉच नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फंक्शंस। क्या यूज करेंगे? 3 टाइप के फंक्शंस है जो असिम्प्टोटिक नोटेशन अपने को देता है। अभी पहला लेक्चर है, मैं थोड़ा सा बस इसके बारे में जिस्ट बता दूं, आने वाले लेक्चर में हम लोग इन तीनों को डिटेल में देखने वाले, विद देयर डेफिनेशन, विद देयर एग्जांपल। असिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए, जो मेरा सबसे पहला फंक्शन है उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम है बिग ओ। क्या नाम है जी इसका? बिग ओ। बिग ओ बोलोगे तो भी चलेगा, बिग ओ नोटेशन बोलोगे तो भी चलेगा। मेरा कॉर्मन अपने बुक में लिखता है बिग ओ नोटेशन मेरे एल्गोरिदम का हमेशा रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड। क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर बाउंड को ना स्टूडेंट सिंपल हिंदी में कैसे याद रखेंगे पता है? अपर बाउंड का मतलब क्या है? बिगो मुझे बताएगा कि आपका एल्गोरिदम मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लेगा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब वर्स्ट केस में मैक्स टू मैक्स तुम्हारा एल्गोरिदम इतना टाइम लेगा। ये मुझे कौन बताएगा? मेरा बिगो नोटेशन। याद रहेगा सबको मैंने क्या बोला? क्या बताएगा मुझे बिगो मतलब क्या? नहीं, अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब क्या? सर आपका एल्गोरिदम मैक्सिमम वर्स्ट केस में कितना टाइम लेगा, ये मुझे रिप्रेजेंट करके देगा बिग ओ नोटेशन। 99% टाइम हम लोग हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए ये अपर बाउंड ही यूज करते हैं। मतलब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? बिग ओ नोटेशन। जो अपना नेक्स्ट नोटेशन है
उसका नाम है ओमेगा। ओमेगा गाइस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बरोबर ना? ओमेगा रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड। पढ़ने आ रहा है सबको? क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसा आप अपना दिमाग या जो कुछ भी है वो लगाओ और मुझे बोलो, अगर बिगो मतलब मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगता है ये मुझे बताएगा, तो ओमेगा क्या बताएगा? बराबर, मिनिमम इन बेस्ट केस इतना टाइम लगेगा। ये मुझे कौन बताएगा? हमेशा ओमेगा। नॉर्मली हमेशा इतना बेस्ट सिनारियो या बेस्ट सिचुएशन नहीं होता, अपने को हमेशा वर्स्ट केस ही कंसिडर करना पड़ता है। इसके लिए भले ओमेगा है, पर जैसे मैंने बोला 99% टाइम हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? बिगो। बट कॉन्सेप्ट क्या है, सबको समझा क्या? मिनिमम इन बेस्ट केस कितना टाइम लेगा? ये वर्स्ट केस, ये बेस्ट केस। चाहे तो इधर लिख देता हूं, अपर बाउंड मतलब वर्स्ट केस एंड ओमेगा मतलब क्या? बेस्ट केस। मिनिमम कितना टाइम लेगा ये मुझे रिप्रेजेंट करके देगा मेरा ओमेगा नोटेशन। एंड जिधर हम लोग एकदम अपर बाउंड के बारे में सोचते हैं, लोअर बाउंड के बारे में सोचते हैं, अपने को बीच का भी एवरेज बाउंड भी सोचना पड़ेगा। एवरेज बाउंड के लिए जो नोटेशन है दैट इज कॉल्ड एज थीटा। मुझे लगता है मैथ्स में थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल होता है, बरोबर? स्टूडेंट जैसे मैंने बोला, सुना आपने? थीटा रिप्रेजेंट करता है एवरेज बाउंड, मतलब एवरेज केस में, नॉट द बेस्ट केस, नॉट द वर्स्ट केस, मेरा एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा ये रिप्रेजेंट करता है मेरा थीटा नोटेशन। तो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर मुझे कंसिडर करना है आप सबके एल्गोरिथम, तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे बेस्ट केस में चेक करना है, मुझे वर्स्ट केस में चेक करना है, या मुझे एवरेज केस में चेक करना है। इट डिपेंड अपॉन द यूजर, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मैं इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन यूज कर सकता हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिम्प्टोटिक नोटेशन। मैं इधर आपको दो डेफिनेशन लिखा के देने वाला हूं, एक बार जरा रिवाइज करिए क्विकली। आई रिक्वेस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट, इवन आप भी मेरे को ना अनम्यूट करके आंसर दीजिए प्लीज। हमने चालू किया था एनालिसिस ऑफ अल्गोरिथम। अल्गोरिथम मतलब स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? एल्गोरिदम्स। अल्गोरिथम हो सकते चलिए, हैं। मुझे कैसे पता चलेगा बेस्ट अल्गोरिथम कौन सा है? क्या यूज करो? कॉम्प्लेक्सिटी। दो टाइप है कॉम्प्लेक्सिटी के, कौन कौन से? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बराबर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू, सॉल्व द स्पेस प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अमाउंट ऑफ, टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व। बराबर। ये आप सब लोग एकदम क्लियरली एग्री करोगे, जो कम टाइम लेगा, कम स्पेस लेगा, वो बेस्ट रहेगा, बराबर। लेकिन दोनों को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पीछे रह गया, हम लोग मेजरली किसके ऊपर फोकस करते हैं? तो टाइम फिर कॉम्प्लेक्स। एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा ये हम लोग ऐसा घड़ी लगा के तो नहीं काउंट कर सकते ना। फिर उसके लिए अपने को कौन सा यूज करना पड़ेगा? सिम्प्टोटिक नोटेशन भी आपको ऐसा मिली सेकंड में या माइक्रो सेकंड में या नैनो सेकंड में टाइम नहीं देता। वो टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करता है? फंक्शन। फंक्शंस। तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं, कौन से? बेगो, गो। मेगा एंड थीटा। तीनों में एक क्या बोलते हैं, मोघम या बेसिक डिफरेंस सबको समझा? बेगो मतलब मुझे बताएगा वर्स्ट टू वर्स्ट, मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लेगा। ओमेगा मुझे बताएगा मिनिमम कितना टाइम लेगा। एंड ऑन एन एवरेज, एवरेज बाउंड बताने का काम करेगा मेरा थीटा नोटेशन। ऑफ कोर्स ये तो थ्योरी हुआ, इसके बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई अल्गोरिदम का ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे हैं। फाइन, जरा ये दो तीन डेफिनेशन लिख दे अपनी नोटबुक के अंदर। मैं उम्मीद करूंगा कि सबने अल्गोरिदम के लिए एक नया नोटबुक बनाया रहेगा। यार ये नोटबुक भी आपको जतन करके रखना है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर, एओए, दोनों के क्वेश्चंस आप इंटरव्यू के अंदर फेस करने वाले हो। बड़े बड़े कंपनीज, आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, आप देखो
बड़े बड़े कंपनीज अपने इंटरव्यू प्रोसेस में ये दो सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम ना आपको हमेशा बताता है कि आप अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बेस्ट वे से कैसे सॉल्व कर सकते। ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, इनको हमेशा ऑप्टिमाइज रिजल्ट चाहिए, बरोबर ना? आपको पता है ना, आजकल मार्केट में वही रह सकता है जो कम टाइम पे मुझे बेस्ट रिजल्ट दे। बाय वी आर यूजिंग Amazon। भाई घर पे बैठ के मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन आपको पता है आजकल Amazon, फ्लिपकार्ट से भी वो जो माइक्रो ई कॉमर्स साइट है ना, वो ज्यादा चलते हैं। जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, नाम सुना रहेगा ना आपने, ब्लिंकिट वगैरह। क्यों हम लोग इनको यूज करते हैं? अरे यार, मैं प्रोडक्ट प्लेस करता हूँ, ऑर्डर प्लेस करता हूँ, 10 मिनट में आता है। मतलब हम लोग ने वो शार्क टैंक में वगैरह से सुना रहेगा ना वर्ड, इन्होंने सप्लाई चेन को क्रैक कर दिया है। इनको पता है कम से कम टाइम में डिलीवर कैसे करें। आजकल दोस्तों दुनिया में वही चल रहा है, जो कम से कम टाइम पे मुझे सर्विस देगा, भले 2 पैसे ज्यादा ले, हम लोग उसको यूजर करने वाले। अपने एफर्ट बचने चाहिए, अपना टाइम बचना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपको उसी के बारे में बताएगा। भाई एक प्रॉब्लम को मल्टीपल सॉल्यूशंस है, लेकिन यही सॉल्यूशन बेस्ट है, ये आपको पता चलेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फाइन, चलिए चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। यार मैं तो रेकमेंड करूंगा कि जो भी मैं सिखा रहा हूं हम लोग नोटबुक के अंदर लिखेंगे। अगेन मेरा ऐसा हमेशा ट्रेडिशनल ख्याल रहता है, मैं भी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हूं इसके लिए, कि भाई अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ आंसर जल्दी याद रहता है, वो याद करना भी इजी होता है। अच्छा, मैं आपको पूछना भूल गया, डेटा स्ट्रक्चर का पेपर कैसा था आपका? अच्छा था, बरोबर ना? ऑलमोस्ट मैंने देखा, ऑलमोस्ट अच्छा क्या, था सर। 100% पेपर हमने जो सीखा था उसमें से आया था। गुड, सर स्टार्ट करते रिजल्ट हैं। कब आएगा? यार रिजल्ट का तो पता नहीं है मुझे, आई डोंट नो। मुझे लगता है ये 15-20 दिन में आ सकता है। चलिए, पहला टॉपिक लिखिए या पहला पॉइंट लिखिए, अल्गोरिदम। पहले अल्गोरिदम के डेफिनेशन चालू करें। अल्गोरिदम अंदर लिखिए, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर। इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर which is used to solve. It is a stepwise procedure which is used to solve a particular problem. Next point लिखिए, algorithm is also called as, algorithm is also called as plan of the program. Next point, one problem can have multiple algorithms. One problem can have multiple algorithms, comma, to compare these algorithms, we can use डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे कॉम्प्लेक्सिटी। बराबर ना? कॉम्प्लेक्सिटी आपको कंपैरिजन बताएगा कौन बेस्ट है कौन वर्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी इज यूज्ड to analyze different algorithms
to analyze different algorithms, comma, and it has following two types. First one, time complexity. अंदर लिखिए, it is the amount of time required to solve a particular problem. And the second one, space complexity. It is the amount of memory required to solve a particular problem. एक लाइन छोड़ के लिखिए, the algorithm which takes less time and less memory is called as a best algorithm, and the one which takes more time and more memory is called as worst algorithm. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, असिम्प्टोटिक नोटेशन. Asymptotic notation. अंदर लिखिए, it is used to calculate asymptotic notation क्या कैलकुलेट करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? It is used to calculate time complexity. Next point, it represent time complexity. With the help of following three functions. First one, big O. It represent upper bound. And worst case complexity of an algorithm.
सेकंड वन ओमेगा, वो ब्रैकेट में उसका सिंबल भी बना दीजिए ओमेगा। सेम, इट रिप्रेजेंट लोअर बाउंड and best case complexity of an algorithm, and best case complexity of an algorithm थर्ड वन इज थीटा, ब्रैकेट में उसका सिंबल बना दीजिए। इट रिप्रेजेंट एवरेज बाउंड it represent average bound and average case complexity of an algorithm. ओके डन स्टूडेंट्स। तो यार ये तो था मेरा एक इंट्रोडक्शन कि भाई इधर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हाँ क्या ना, एनीवेज ये जो भी मैं इधर पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपके कौन सा एप्लीकेशन है आपका, जो स्टडीज ऐप के ऊपर सब अपलोडेड आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ। तो सागर सर ये सब होने के बाद इसका पीडीएफ बनाते हैं, स्टडीज ऐप के ऊपर अपलोड करते हैं। ठीक है चलिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप फोटो निकाल के रखिए ऑफलाइन स्टूडेंट, बट ऑल दिस विल बी अवेलेबल ऑन स्टडीज ऐप, सो डोंट वरी एट ऑल इवन इफ यू मिस्ड इट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ये क्या चल रहा है ये समझने के लिए भाई ये इंट्रोडक्शन था। अभी जैसे मैंने बोला यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी ना के बराबर है, मेन तो इसके अंदर अपने को प्रॉब्लम्स ही देखने। तो भाई हमने इधर बोलते बोलते तो बोला कि अगर मुझे किसी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, कहने से मुझे असिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करना पड़ेगा। और तीन टाइप के नोटेशन है, कौन कौन से? बेगो, ओमेगा, थीटा। अगेन हम लोग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वे से सोचते हैं, तो वर्स्ट टू वर्स्ट भाई ये होगा मेरे साथ। हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं ना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं, भाई इसमें रिस्क कितना है, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, अगर अपने को ऊपर बढ़ता है तो हम लोग वो लेते हैं रिस्क। तो इधर भी जैसे मैंने बोला 99% टाइम हम लोग हमेशा ना बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बट अगेन स्टार मार्क है, ये सब तुम्हारे इवेल्युएटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो बेस्ट केस यूज करना चाहेगा तो वो ओमेगा यूज करेगा, अगर वो एवरेज केस यूज करना चाहेगा तो वो थीटा यूज करेगा। बट नॉर्मली वी ऑलवेज गो विद द बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन को यूज करके हम लोग अपने एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अभी वो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के भी कुछ नियम्स हैं। वो क्या नियम है जरा दो तीन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, चलेगा? लेट्स टेक वन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब लोग का ध्यान सिर्फ स्क्रीन के ऊपर। मुझे कौन सा एल्गोरिथम लिखना है सबको समझा क्या? चेक करना है मुझे नंबर क्या है कि नहीं, इवन है या ऑड है। इमेजिन करता हूं कि मेरा एल्गोरिथम का नाम रहेगा इवन ऑड, नाम कुछ भी दे सकता है आपको पता है। एल्गोरिथम का नाम है इवन ऑड। अच्छा नंबर इवन है या ऑड है ये चेक करने के लिए कॉमन सेंस की बात है, कहने से इसको मुझे एक नंबर देना पड़ेगा जो मैं चेक करके बताऊंगा क्या है वो, इवन है या ऑड है। एक ही नंबर है ना, मुझे तो वही चेक करके बताना पड़ेगा इवन है या ऑड। क्या आप में से कोई अनम्यूट करके या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कैसे चेक करते हैं नंबर इवन है कि ऑड है? कहने से अगर मेरा नंबर डिवाइड करने से अच्छा मैं मॉड्यूलस करूंगा, अगर नंबर मॉड्यूलस 2 मतलब 2 से डिवाइड करूंगा और अगर रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 0, कंडीशन बड़ा लिखा गया मैंने, ये तो सबको पता है यार। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है देन कैन आई से दैट नंबर इज नथिंग बट इवन नंबर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है कैन आई से मैं इधर लिखूंगा प्रिंट। एल्गोरिथम के अंदर नॉर्मली प्रिंट लिखते हैं, बाकी प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वगैरह सब अलग अलग प्रोग्राम के फंडे हैं, एल्गोरिथम के अंदर प्रिंट लिखते हैं।
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कहने से इधर मैं प्रिंट करूंगा नंबर, कैसा नंबर है मेरा, इवन नंबर है, आगे बोलिए ना, एल्स मैं प्रिंट करूंगा नंबर क्या है मेरा, ऑड नंबर है। सर एल्गोरिथम तो एकदम चिंदी है। इसका मेन इंटेंशन ये है, उद्देश्य ये है कि मुझे आपको बताना है कि भाई इस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालूंगा मैं। एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालूंगा ये समझने के लिए कुछ रूल्स है जो अपने को कंसीडर करने पड़ेंगे। एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का रूल नंबर 1, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो आप हमेशा कंडीशन को इग्नोर करो। इग्नोर कंडीशन मतलब जिस स्टेप में कंडीशन है ना उसको इग्नोर करने का। स्टार्ट करते हैं। क्या ना, मेरा पहला लाइन है, क्या इसके अंदर कंडीशन है क्या? हाँ है सर। आपको पता नहीं इफ का सिंटैक्स कैसे होता है, इफ और ब्रैकेट में होता है कंडीशन। मतलब कह रहा है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं इग्नोर करूंगा, मतलब इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं करूंगा, नीचे आऊंगा। हाँ ये कंडीशन वाला स्टेटमेंट नहीं है, मेरा हाथ दिख रहा है सबको किधर है, ये प्रिंट इवन नंबर ये वाला कंडीशन वाला स्टेटमेंट नहीं है यार। ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? सर अगर ये कंडीशन ट्रू है कहने से स्टेटमेंट एक ही बार प्रिंट करेगा, तो कहने से ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा तो मैं बोलूंगा ये प्रिंट करने के लिए लेगा 1 यूनिट टाइम। हाँ जी, कितना मेमोरी लेगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट एल्स, मुझे लगता है ये भी कंडीशन का ही पार्ट है, क्योंकि से अगर ये फॉल्स है तो इसके पास आ जाता है भाई, हाया ना। तो एल्स को भी ना इफ की तरह हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि एल्स इफ का ही तो काउंटर पार्ट होता है। अगर इफ का कंडीशन फॉल्स है तभी तो एल्स के पास आता है ना, सिर्फ एल्स लिख सकते हैं कि हम लोग नहीं। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑल्सो गेट्स इग्नोर्ड। ये आएगा प्रिंट ऑड नंबर, कितनी बार प्रिंट होने वाला है? आवाज नहीं आ रहा है तो कहना है एक ही बार प्रिंट होने वाला है, तो इसको भी लगेगा 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम इसके लिए बोलूंगा क्योंकि वो डिपेंड करता है ना मशीन टू मशीन, हार्डवेयर टू हार्डवेयर। मैं ऐसे नहीं बोल सकता 1 मिली सेकंड, किसी मशीन में 1 नैनो सेकंड में हो जाएगा या माइक्रो सेकंड में हो जाएगा, समझ रहे हो? तो 1 यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया मेरा एल्गोरिथम खत्म। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भाई एल्गोरिथम कितना यूनिट टाइम लेगा, सोच समझ के बोलो, इट विल टेक 2 यूनिट टाइम और जस्ट 1 यूनिट टाइम। आंसर बराबर है, भले इधर दो दो है लेकिन स्टूडेंट इतना तो कॉमन सेंस है ना सब में, दोनों एक साथ होने वाले हैं क्या एग्जीक्यूट, आइदर ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला होगा, बराबर। तो भले 2 यूनिट टाइम है लेकिन होगा तो कोई एक ही। तो कहने से ये लेगा टोटल हाउ मच यूनिट टाइम, कहने से ये लेगा 1 यूनिट टाइम। माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरा एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने के लिए 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मैंने बोला था ना कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर, इसको अभी ऑर्डर बोलोगे तो भी चलेगा, बिग ओ बोलोगे तो भी चलेगा। बिग ओ सबको याद है ना, कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता है? वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता है। तो कहने से इसका कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ, कितना टाइम ले रहे हैं? 1 यूनिट टाइम ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ 1। दैट इज माय आंसर। पॉज लेता हूं, सबको समझा? एक ही नियम अभी तक मैंने लिखा, किसको इग्नोर करो? कंडीशन मतलब समझ में आता है ना सबको, कहने से उसको इग्नोर करो, जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है बस उसको कंसिडर करो। चलिए, मुझे लगता है अगर मेरा कहना सबको समझा है तो नेक्स्ट एल्गोरिथम में आप थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट एल्गोरिथम मुझे लिखना है स्वैप कंटेंट्स ऑफ 2 इंटीजर। स्वैप, स्वैप, अरे अपना स्वैप, स्वैप पता ना सबको, एक का कंटेंट दूसरे में जाना चाहिए, दूसरे कंटेंट पहले में जाना चाहिए। अच्छा, स्वैप को स्वैप करने के लिए मुझे कितने नंबर देने पड़ेंगे रे? आई अज्यूम कि मेरे 2 नंबर है ए एंड बी। चलो इनका मुझे एल्गोरिथम लिख के बताओ। ये था इवन ऑर्डर का एल्गोरिथम, ये था स्वैप का एल्गोरिथम।
कैसे स्वैप करते बाय द वे स्टूडेंट? मुझे लगता है स्वैप करने के लिए 3 मैजिकल स्टेटमेंट बस मुझे लिखने पड़ते हैं। किसी को याद है? लेट्स अज्यूम कि मेरा तीसरा पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम है टेम्प करके। टाइम मारोगे कोई, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? वेरी गुड, पहला स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ेगा टेम्प इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट A is equal to B. Next statement, B is equal to 10. And can I say that's it? इसके बाद मेरे 2 नंबर क्या हो जाएंगे? स्वैप। क्या तो डिस्प्ले भी कर सकते? समझा? यार अभी इसको एग्जीक्यूट करके बताने को मत बोला, सबको ये समझ में याद रहना चाहिए। अभी आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हो, सब लोग एग्री कर रहे हो ये मेरा एल्गोरिथम हो गया? क्या कर रहे हैं 2 नंबर को? चलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? 10 इज इक्वल टू ए। इज इट अ कंडीशन? तो कहने से काउंट होगा। तो कहने से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लेगा बताइए? हाँ सर, एक अगर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है तो वो 1 यूनिट टाइम लेता है, तो कहने से ए लेगा 1 यूनिट टाइम। दिस वन बराबर, दिस वन भी आल्सो टेक कहने से 1 यूनिट टाइम। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हो चलेगा ना, पूरा लिखे। कहने से दिस आल्सो टेक 1 यूनिट टाइम। पक्का सोच समझ के आंसर दीजिए, टोटल कितना यूनिट टाइम लगेगा? कहने से टोटल लगेगा बराबर 3 यूनिट टाइम। जरा एक्सपीरियंस लगाओ, अगर 3 यूनिट टाइम लग रहा है तो मुझे बोलो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ व्हाट? बराबर, ऑर्डर ऑफ। चलिए मैं अपना दूसरा रूल बताता हूं। माय असिम्प्टोटिक नोटेशन कॉम्प्लेक्सिटी का सेकंड रूल सब बताता है, ऑर्डर ऑफ एनी कांस्टेंट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 1। सबको मैंने थोड़ा सा रफ में लिखा है, पढ़ने आ रहा है सबको? ऑर्डर ऑफ व्हाट? एनी कांस्टेंट इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 3 इज अ कांस्टेंट, बरोबर ना? अरे 3 क्या सर, 3 लाख होने दो, 300 होने दो, 30,000 होने दो। ऑर्डर ऑफ एनी कांस्टेंट इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ 1। तो कभी भी कोई भी ऐसा ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 5 ऐसा नहीं बोलता। ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट आया, इट इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ 1। पॉज लेता हूं, मैंने क्या बोला सबको समझा? अंडरस्टूड? पक्का? कुछ सालों पहले जब कोविड का एरा था, आप सबको थोड़ा सा पता रहेगा, आप सब थे नहीं इंजीनियरिंग में, लेकिन एग्जाम्स ना ऑनलाइन होते थे। वहां पे जब एओए का पेपर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसके ऊपर था। मैं भी वो दोनों क्वेश्चंस ले रहा हूं, आप मुझे आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा था, उसने बोला था कि नीचे दिए गए कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए। कोड कुछ ऐसा था, फॉर याद है ना सबको? फॉर याद है ना अपना फॉर? हाँ, कुछ ऐसा था कोड, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। एंड अंदर उसने भी ऐसे लिखा था, अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। इट्स अ नॉर्मल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, खत्म। इसका अपने को निकालना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा कहना है फॉर के अंदर तो कंडीशन है, n टाइम्स होगा। एज पर रूल नंबर 1 कंडीशन को क्या करो? इग्नोर करो। और कैसे ये जो मैं हाथ दिख रहा हूं, बराबर ये जो मैं हाथ रख रहा हूं, कैसे इग्नोर हो जाएगा? अंदर आएगा। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, कोई भी है, कितनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मुझे बताइए? n टाइम्स। एग्री कर रहे हो मेरे से? कहने से आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, मतलब कहना है कमेंट ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? कहने से अगर ये स्टेटमेंट एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, एक बार एग्जीक्यूट होता तो 1 यूनिट टाइम लेता, एन टाइम्स हो रहा है तो कितने यूनिट टाइम लेगा? कहने से स्टेटमेंट लेगा एन यूनिट टाइम। नहीं समझा? कितना यूनिट टाइम लेगा? कहने से अगर एन यूनिट टाइम लेगा तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ एन। दैट वाज द आंसर।
एकदम सिंपल, कुछ डाउट नहीं है, पक्का। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसा है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। हाँ, नेस्टेड फॉर लूप भी होता है ना, हमने सीपी के अंदर पैटर्न बिटन के प्रोग्राम किए थे नेस्टेड फॉर लूप को यूज करके। फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, एंड अंदर ना स्टेटमेंट है, j वाला लूप खत्म, i वाला लूप खत्म। उसने इस पर्टिकुलर कोड का ना, इस पर्टिकुलर कोड का आपको पूछा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे बताइए i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा? i का स्टार्टिंग वैल्यू सबको फॉर लूप्स पता है ना, सबको इस होता है। i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा? मुझे बोला अगर i का स्टार्टिंग वैल्यू है 1, अंदर आएगा, j कहां से कहां तक जाएगा? 1 से, मतलब ये जो j के अंदर लिखा है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? तो कह रहे हैं i का वैल्यू जब 1 रहेगा तो ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू बनेगा 2, फिर से अंदर आएगा, j कहां से कहां तक? 1 से n तक, मतलब कितनी बार एग्जीक्यूट होगा फिर से? मतलब कह रहे हैं 2 के लिए भी n टाइम हो रहा है। नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू 3 के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? बरोबर। ऐसा i कब तक जाएगा रे? तो कह रहे हैं 4 के लिए भी एन टाइम, 5 के लिए भी एन टाइम, 6 के लिए भी एन टाइम, के लिए भी। समझा? तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन टाइम्स हो रहा है बार, नहीं समझा मैंने क्या बोला? कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? एन 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 एन, ऐसे कितनी बार? एन टाइम्स। तो कह रहे हैं स्टूडेंट अगर इसका मैं कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करूं तो कह रहे हैं एन टाइम इंप्लीमेंटेशन हो रहा है फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। माय डियर स्टूडेंट, एम आई क्लियर? तो कहना है इट इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, या ऐसा लिखूंगा तो भी चलेगा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एम आई क्लियर? हेलो ऑल दी 4 एग्जांपल्स, हेलो क्लियर सबको? अंडरस्टूड? आई Yes. वांट, अपना बोर्ड तो भर गया है, आप इसको लिख दीजिए। रूल्स अभी भी एक रूल बाकी है, तो रूल्स वाला भी नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से में लिख दीजिए। बाकी ये चारों एग्जांपल एक के नीचे कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट इट।
डीबीएमएस है ना? अरे डीबीएमएस ऑनलाइन ना बोलिए। ट्रेनिंग तो क्या मैच लेते हैं तो हाँ निकल गया पहले सर्वर ले तो मेरा भी आता गेला ते बोल हाँ बरोबर त्याचं पण चेंज झालं तो एकच लिंक पाठवली एकदम लिंक लिंक्स पण दादा बोलले नाही माझ्या वेळी ए नाही नाही ना चलिए ना। चलिए आगे बढ़े फिर स्टूडेंट्स। चलिए तो ये थे कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम लोग एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे फंक्शन के तरह कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इतना तो कॉमन सेंस है सब में। ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसका है? क्या ना ऑर्डर ऑफ वन का। उससे बेटर किसका है, मतलब उससे बड़ा किसका आंसर, नॉट बेटर, उससे बड़ा ऑर्डर ऑफ एन, और उससे बड़ा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर सपोज एक एल्गोरिथम मुझे दे रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन और एक दे रहा है ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, मैं किस एल्गोरिथम को बेस्ट एल्गोरिथम बोलूंगा रे? कहने से जो ऑर्डर ऑफ एन दे रहा है वो बेस्ट रहेगा, जो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब दे रहा है या एन स्क्वायर दे रहा है वो कहने से कंपेरेटिवली वर्स्ट एल्गोरिथम रहेगा। सबको समझा? पक्का? ये दो रूल्स अपने रफ में लिख के रखे, बराबर ना? चलिए आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट में। एक और एग्जांपल लेता हूं क्योंकि मुझे एक और रूल आपको डिफाइन करके बताना है। फॉर एग्जांपल सपोज मेरा एल्गोरिदम या मेरा प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, क्या रेसर के अंदर ना एक स्टेटमेंट 1 है।
और हाँ, प्रोग्राम के अंदर एक फॉर लूप के नीचे दूसरा फॉर लूप भी तो हो सकता है। कैसे एक और फॉर लूप भी है, फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस। एंड इसके अंदर ना स्टूडेंट मेरा स्टेटमेंट 2 है। चलिए ट्राई कीजिए, मुझे बताइए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा। स्टेटमेंट 1 कितनी बार एग्जीक्यूट होगा रे? आवाज नहीं आ रहा, कितने? कहना से एनी टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अभी जैसा हमने सॉल्व किया, ये कितना टाइम लेगा मुझे बताइए जरा। कहने से ये लेगा n यूनिट टाइम, बरोबर। अच्छा, नीचे वाले फॉर लूप में आएगा ये वाला स्टेटमेंट 2, जरा देख के मुझे बताइए कितने बार एग्जीक्यूट होगा। कहना से ये भी एन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, राइट ना? 1 से लेके n, ये भी एन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये कितना टाइम लेगा? बरोबर, कहने से ये भी लेगा n यूनिट टाइम। तो अगर मुझे आपने टोटल इसका कॉम्प्लेक्सिटी पूछा तो क्या आएगा रे? कहने से n प्लस n कितना? तो कहने से इसका कॉम्प्लेक्सिटी 2n रहेगा f ऑफ n इज इक्वल टू क्या? बराबर, कहने से इसका आएगा 2n, राइट। तो अगर इसको मैं बिगो के साथ रिप्रेजेंट करूं तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ व्हाट? इसका कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा ऑर्डर ऑफ n। नहीं, कांस्टेंट है इसके लिए नहीं। आपको पता है एक रूल लिखना बाकी था, मैंने बोला था। रूल नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जब आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो तो n का डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री मतलब समझ में आता है क्या? उसका पावर। कोएफिशिएंट को आप इग्नोर कर सकते हो गाइस। कोएफिशिएंट में समझ में आता है। 2n में कैसे 2 इज माय कोएफिशिएंट, 2n होने दो, 200n होने दो, उसको क्या करने का? इग्नोर। क्या देखने का? फोकस किसके ऊपर रखने का? n का डिग्री, डिग्री पावर। n का डिग्री क्या इधर 1 ना, तो कहने से इधर आएगा ऑर्डर ऑफ n। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग निकालते हैं ना, ये हम लोग तब निकालते हैं जब आपके पास ना बहुत ज्यादा डेटा रहेगा। मतलब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे एरे के अंदर 5 नंबर्स है, 5, अगर एरे के अंदर 5 नंबर्स है और मुझे उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, सॉर्ट करने के लिए अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स है। बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, हिप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। हम लोग अपने सिलेबस के अंदर अभी पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब अभी वही टॉपिक है। 5 नंबर को मैं बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करूंगा, 5 नंबर को मैं इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करूंगा, 5 नंबर को मैं सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करूंगा। मुझे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इनपुट ही 5 है, 5 ही नंबर है। तो सॉर्ट करने के लिए तीनों एल्गोरिथम सेम टाइम लेने वाले हैं। अरे 5 नंबर में क्या वेरिएशन मिलने वाला है? सबका एग्जीक्यूशन टाइम क्या रहेगा? सेम। फिर इनमें बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है, ये देखने के लिए ना आपको इनपुट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जब मैं 5 नहीं, 5000 नंबर को सॉर्ट करने बोलूंगा ना, तब में भी बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और रहेगा, इंसर्शन सॉर्ट का कुछ और रहेगा, सिलेक्शन का कुछ और रहेगा। गाइस मेरी बात समझ रहे हो आप? तो अगर नंबर ऑफ इनपुट बहुत कम है तो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, सब लोग सेम टाइम पे आपको आउटपुट देने वाले। लेकिन जब नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज्यादा है, 5000, 50,000, 5 लाख नंबर को मुझे सॉर्ट करना है, तो फिर फर्क पड़ेगा। फिर बबल सॉर्ट कुछ और टाइम लेगा, इंसर्शन कुछ और टाइम लेगा, सिलेक्शन कुछ और टाइम। समझा? मुद्दा यह है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी का पिक्चर तब आता है सामने जब नंबर ऑफ इनपुट n काफी ज्यादा होता है। n काफी क्या होता है? मैंने बोला n का वैल्यू काफी ज्यादा होता है। मैं ना स्टूडेंट यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, रफ इसके लिए येलो कलर से लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना दो फंक्शन है, f ऑफ n इज इक्वल टू
सपोज वैल्यू है 500n प्लस 3, और एक और है f2, इसको f1 ऑफ n लेते हैं, ये रहे f2 ऑफ n, जिसका वैल्यू है n क्यूब प्लस 5। स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, सबको दिख रहा है क्या? अच्छा, सबके पास मोबाइल फोन तो रहेगा, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन की मुझे आवश्यकता लगेगी आप लोगों से। मेरा पहला फंक्शन दिख रहा है, मेरा दूसरा फंक्शन दिख रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज स्टार्टिंग में ना n का वैल्यू 1 है, मुझे बोला अगर n का वैल्यू 1 है तो f1 ऑफ n का आंसर क्या मिलेगा मुझे? 500 इंटू 1 प्लस 3, मतलब क्या आएगा? 503। f2 ऑफ n क्या आएगा रे? 6 बरोबर, क्या आएगा? 6। बताइए ना, अगर मैं कंपेयर करूं कौन बड़ा है यहाँ पे मेरा, f1 बड़ा है या f2 बड़ा है? अरे जरा बोलो, f1 बड़ा है या f2 बड़ा है? कैन आई से माय f1 इज लार्जर देन f2? ओके, Yes. लेट्स प्रोसीड। सपोज स्टूडेंट अगर n का वैल्यू 10 है, मुझे बोलिए ना f1 ऑफ n क्या आएगा? बराबर, क्या ऐसा आएगा? 5003। मैंने कुछ गलत लिखा तो मुझे बोल दिया। f2 ऑफ n क्या आएगा रे? 1005 कैन ऐसा 1005। अगेन जरा कंपेयर करके मुझे बोलो कौन बड़ा है, f1 या f2? हाँ, F1 तो कहना से यहां पे भी गाइस f1 बड़ा है किससे? f2 से। लेट्स सपोज n का वैल्यू है 100 या n का वैल्यू है 1000, ठीक है? अभी मुझे बोलो f1 ऑफ n क्या आएगा? मतलब 500003। एम आई राइट एवरीवन? f2 ऑफ n क्या आएगा रे? 90 1000 का क्यूब क्या आएगा? कैलकुलेट करो ना, इसके लिए मैंने बोला ना तुम्हारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट, तुम लोग कुछ आंसर नहीं दे रहे हो मुझे, तो ना मतलब किसके आगे 901 के आगे ना? कहने से 1 के आगे 8 जीरो, मतलब 0 0 0 0 0 0 और 5, बरोबर? भाई जरा प्लीज कंपेयर करो कौन बड़ा है। F2. हाँ, कहने से f1 से f2 बड़ा है। Yes. एंड मैं गारंटीड हूं, इवन आप लोग भी एग्री करोगे, सिर्फ 1000 के लिए नहीं, मे बी इसके आगे के सारे वैल्यूज के लिए अभी हमेशा f2 ही बड़ा रहेगा। हेलो हेलो हेलो, मैंने क्या बोला, सबको समझा है क्या? हाँ. सारे वैल्यूज के लिए कौन बड़ा रहेगा, f1 या f2? बराबर, F2. कौन बड़ा रहेगा? और अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले बोला था, ये कॉम्प्लेक्सिटी का पिक्चर हम लोग तब कंसिडर करते हैं जब n का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा। याद है मैंने क्या बोला? तो जब जब n का वैल्यू ज्यादा रहेगा, आप नोटिस कर रहे हो जो पावर ज्यादा है वो वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, रादर देन कोएफिशिएंट ज्यादा वाला। नहीं Yes. समझा लगता है मैंने क्या बोला? समझा? जब n का वैल्यू ज्यादा रहेगा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कोएफिशिएंट या पावर? Power. इसके लिए रूल नंबर 3, एन का पावर, पावर मतलब डिग्री, बराबर ना? एन का डिग्री इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट को आप इग्नोर कर सकते हो। एम आई क्लियर स्टूडेंट? इसके लिए 2n होने दो या 200n होने दो, कोएफिशिएंट को सीधा सीधा इग्नोर करते हैं हम लोग। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या कंसिडर करेंगे, ऑर्डर ऑफ n। तो टोटल 3 रूल्स मैंने बोले। रूल नंबर 1, कंडीशन है तो उसको इग्नोर करने का। रूल नंबर 2, ऑर्डर ऑफ एनी कांस्टेंट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 1। एंड रूल नंबर 3, एन का डिग्री कंसिडर करने का, ना कि एन का कोएफिशिएंट। प्रूव्ड है। क्लियर सबको? समझा? आई वांट आप इसको भी लिख दीजिए। देन विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, बबल सॉर्ट। वो थर्ड वाला रूल भी लिख दीजिए, आपने 2 रूल लिखे थे ना?
सर फर्स्ट और सेकेंड रूल एक बार बताएं। फर्स्ट रूल था इग्नोर द कंडीशन। जब आप एल्गोरिथम लिखते हो कंडीशन वाला जो स्टेटमेंट होता है ना उसको इग्नोर करने का, डोंट कंसिडर इट। एंड रूल नंबर 2 था ऑर्डर ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। कॉलेज स्टार्ट हुआ आपका? Yes. हाँ हो गया रहेगा। फ्रॉम दिस वीक और लास्ट वीक? Last week. लास्ट वीक से चालू हुआ। ये एक एग्जाम्पल बस आपके रेफरेंस के लिए था, जस्ट टू प्रूव कि भाई क्यों कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारा स्टूडेंट तब यूज होता है, ये पूरा कंसेप्ट, जब आपके नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा होते हैं। और जब नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा होते हैं कोएफिशिएंट कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता, ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपका एन का पावर, डिग्री। रूल नंबर 3 लिखा सबने? ये अपने को आगे जाके जो हम लोग देखेंगे उन सब में यूज होगा। ओके गाइस, शैल आई प्रोसीड फर्दर? सिलेबस का पहला टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले, अल्दो ये भी सिलेबस में है, मे भी पूछा जाएगा। नॉर्मली ओरल मेरल एग्जामिनर आपको ऐसा कुछ छोटा सा कोड देगा, बोलेगा कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बता। आपको फटाक से आपके फंडे यूज करके उसका कॉम्प्लेक्सिटी बताना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए और भी एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, पर अभी हम लोग अपने पहले एल्गोरिदम से स्टार्ट करते हैं। यार स्टूडेंट, हम लोग अपना पहला सॉर्टिंग टेक्निक यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। अपने चैप्टर नंबर 1 में टोटल 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स अपने को देखने, नेमली बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। आज पहला लेक्चर है, आज हम लोग बबल सॉर्ट देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्शन, सिलेक्शन और कुछ आगे के टॉपिक भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट विथ माय फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक, जिस पर्टिकुलर सॉर्टिंग टेक्निक का नाम है बबल सॉर्ट। मुझे लगता है अगर मुझे आपको ये सॉर्टिंग टेक्निक बताना है तो 3 पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। पहले ना बबल सॉर्ट का एक एग्जांपल देखते छोटू सा, बाद में ना स्टूडेंट बबल सॉर्ट का हम लोग कोड देखते हैं। भाई प्रोग्राम कैसा रहेगा बबल सॉर्ट का? प्रोग्राम है तो यस, कोड है तो मैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकता हूं। ओके यार, प्लीज कुछ नहीं समझा आप मुझे उधर का उधर ही बोल दीजिए, सर नहीं समझा करके। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल ऑफ बबल सॉर्ट। स्टूडेंट, आई अज्यूम कि मेरे पास ना कुछ रैंडम नंबर से मेरे एरे में, जिन नंबर को सॉर्ट मतलब समझ में आता है ना, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वैसे तो जिन्होंने सीपी मेरे से पढ़ा है, सीपी के अंदर हमने बबल सॉर्ट देखा था। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे ना स्टूडेंट एन का वैल्यू 5 है, अपने एग्जांपल के लिए। मतलब कहने से मेरे पास टोटल 5 नंबर है, 1 2 3 4 5।
ऑफ कोर्स सारे सॉर्टिंग एरे के ऊपर यूज होते हैं, तो लेट्स कॉल ए इज माई एरे। एरे सबको पता है ना, कहने से रहेगा 0 1 2 3 4, सबको पता है एरे का इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चालू होता है। लेट्स अज्यूम कि मेरे एरे के अंदर के नंबर कुछ ऐसे हैं, मैं रैंडमली नंबर ले रहा हूं। सपोज पहला नंबर है मेरा 10 8 6 7 2। दिख रहा है सबको मेरे नंबर? यार आपको दिख रहा है मेरे नंबर सारे रैंडम है, इनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बबल सॉर्ट के ना 2 नियम होते हैं, 2 रूल्स है बबल सॉर्ट के, सिखाया था मैंने जब मैंने सीपी सिखाया था। रूल नंबर 1 बोलता है कि बबल सॉर्ट में ना हम लोग हमेशा 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं, हमेशा 2 नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर नंबर ऑलरेडी ऑर्डर में है, मतलब पहला नंबर छोटा दूसरा नंबर बड़ा, अगर ऑलरेडी ऑर्डर में है तो उसको वैसे रखेंगे। रूल नंबर 2 बोलता है अगर नंबर ऑर्डर में नहीं है तो उसको एक दूसरे के साथ करेंगे स्वैप। सुना? ऑर्डर में है तो एज इट इज, नहीं है तो स्वैप। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट 2 नंबर 10 एंड 8 आर दे इन ऑर्डर। ऑर्डर में मतलब क्या, पहला वाला छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली आंसर दो, आर दे इन ऑर्डर। क्या करो तो कहने से इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 10, रेस्ट अदर एलिमेंट एज इट इज। अब ही अपना गाड़ी ना आगे लेके जाइए। नेक्स्ट 2 नंबर बोलिए कौन? 10 एंड 6 आर दे इन ऑर्डर। क्या करो फिर, कहने से मतलब इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा, आवाज नहीं आ रहा है, रेस्ट अदर एलिमेंट कहने से एज इट इज। नेक्स्ट 2 नंबर, कौन से 2 नंबर? आर दे इन ऑर्डर। क्या करो, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कहने से बाकी सारे नंबर एज इट इज। Yes. नेक्स्ट 2 नंबर, कौन से 2 नंबर? आर दे इन ऑर्डर। क्या करो, कहने से इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 10। ऑनेस्ट स्टूडेंट आप भी आंसर दीजिए, कहने से बाकी सारे नंबर स्टूडेंट एज इट इज। मैं क्या बोलता है 10 के साथ अभी कंपेयर करने के लिए कोई है क्या स्टूडेंट? कहने से No. 10 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब 10 को अपना पोजीशन मिल गया। जब मेरे पहले एलिमेंट को अपना पोजीशन मिल जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पास 1। सीपी में बोला था मैंने, ये क्या बोलते हैं इसको, पास नंबर 1। एंड स्टूडेंट आप देखो ना, पास 1 में बबल सॉर्ट में हाईएस्ट एलिमेंट को अपना पोजीशन मिल जाता है। अभी इसको मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, इसको अपनी जगह मिल गई, बराबर 10 इसी पोजीशन पे है। पास 2 के लिए मुझे फिर से नए से खेलना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 2 नंबर, कौन से 2 नंबर? आर दे इन ऑर्डर। क्या करो, इधर आएगा, इधर आ जाएगा, कहने से बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज। इसको अपनी जगह मिल गई, इसको अभी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, या तो अभी चेंज नहीं होने वाला है, बरोबर ना? अच्छा नेक्स्ट 2 नंबर, आर दे इन ऑर्डर। क्या करो, No. इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 8, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज। नेक्स्ट 2 नंबर, कौन से 2 नंबर? आर दे इन ऑर्डर। क्या करो, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 8, कहने से बाकी सारे नंबर एज इट इज। अच्छा 8 के साथ कोई है क्या कंपेयर करने वाला? तो No. कैन आई कमेंट, इधर मुझे मिल गया मेरा पास नंबर 2। एंड कैसे पास नंबर 2 में आप देख पा रहे हो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट अपने पोजीशन पे आ गया। नहीं समझा? पक्का? तो बस अभी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, पास 3 के लिए खेलते हैं। 2 नंबर, कौन से 2 नंबर? आर दे इन 7. ऑर्डर। No. 6 एंड 7 आर दे इन ऑर्डर। यस, ऑर्डर में है ना स्टूडेंट? क्या ऐसा ऑर्डर में है तो मैं जैसे बोला तो कुछ भी नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट 2 नंबर, आर दे इन ऑर्डर। क्या करो, No. इधर आ जाएगा, इधर आ 2. जाएगा, कहने से नेक्स्ट नंबर एज इट इज। अच्छा 7 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई है क्या अभी? तो Hey. तो क्या 7 को अपना पोजीशन मिल गया एंड इट इज कॉल्ड एज पास नंबर 3। भाइयों बहुत फास्ट गया क्या मैं? क्लियर है No. सबको? पक्का? Yes. अच्छा चलिए नेक्स्ट पास के लिए फिर से खेलते हैं, अभी भी पूरा नहीं हुआ, बरोबर ना? कौन से 2 नंबर? आर 6 दे or इन 2. ऑर्डर। नो तो क्या करो, इधर आ Swap. जाएगा 2, इधर आ जाएगा 6। 6 के साथ कोई है क्या? तो Hey.
पोजीशन भी नहीं 6 आ गया और कहने से ये बन गया मेरा पांच पांच नंबर नंबर। 4। पक्का? कहने से पांच नंबर 4 में फोर्थ हाईएस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया। भाइयों अभी बचा कौन रे? 2 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई है क्या? तो कहने से इधर मैं अपने प्रॉब्लम को कर दूंगा स्टॉप। इफ यू एबल टू सी, कहने से मुझे मेरा सॉर्टेड एरे मिल गया है। कौन सा एरे बताइए? 2, 6, 7, 8 एंड 10। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. इस पूरे एग्जाम्पल से मुझे एक कंक्लूजन तो मिला कि भाई मेरे एरे के अंदर 5 नंबर्स थे। इसके लिए इसको पूरा सॉर्ट करने के लिए मुझे 4 पास लगे। एक क्वेश्चन पूछूं, अगर 10 नंबर होते तो कितने पास लगते? No. 9 पास लगते। कितने पास लगते? अगर 9 पास। n नंबर्स है तो कितने पास लगेंगे? N बराबर, -1. कहने से लगेंगे n-1 पासेस। तो दिमाग में ना गांठ मार लो, बबल सॉर्ट में कितने पास लगते हैं? n-1 पास। -1. रिपीट रिपीट रिपीट, बबल सॉर्ट में N -1 पास. n-1 पास लगते हैं। एम आई क्लियर विथ पार्ट 1? पक्का? अभी जैसे एग्जाम्पल उसी का अपने को करना पड़ेगा कोड। कोड मतलब तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मेरा मेन फोकस ना इस बार कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मुझे मेनली इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो मैं पूरा ऐसा सी का प्रोग्राम नहीं लिखने वाला हूं, मैं बस बबल सॉर्ट का मेन लॉजिक या बबल सॉर्ट का फंक्शन लिख रहा हूं। फंक्शन, माय डियर स्टूडेंट, आई अज्यूम कि बबल सॉर्ट करने के लिए जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा बबल। कुछ ज्यादा डार्क हो गया क्या? दिख रहा है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes. अच्छा, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे फंक्शन का नाम क्या है? बबल। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा आपका नॉलेज टेस्ट करूंगा। बबल को क्या देना पड़ेगा? अरे ये ले भाई, ले सॉर्ट करके दे। बरोबर, कहने से बबल नाम के फंक्शन को मुझे देना पड़ेगा एरे। और सी में सिर्फ एरे देके नहीं चलता, एरे के साथ साथ मुझे एरे का ना स्टूडेंट साइज भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा एरे का? जावा में Size. साइज नहीं दिया तो भी चलता है, क्योंकि जावा के अंदर ना साइज करके या लेंथ करके पैरामीटर होता है, सी के अंदर नहीं है। तो सी के अंदर जब जब फंक्शन कॉल करोगे, आप कोई भी सी का नोटबुक देखो अपना सीपी का, एरे पास किया रहेगा और एरे के साथ उसका क्या पास किया रहेगा? साइज। इस बबल नाम के फंक्शन का पर्पस सबको समझा क्या है? कुछ नहीं सर, बबल सॉर्ट करना है मुझे। पक्का? आप याद करो, जब जब बबल सॉर्ट करेंगे, या मैं तो एक ब्लंटली स्टेटमेंट करता हूं, कोई भी सॉर्टिंग हो, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, मर्ज, क्विक, सबके प्रोग्राम अपने को देखने सिलेबस। कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक हो, मुझे एटलीस्ट 2 फॉर लूप तो यूजर करने ही पड़ेंगे। तो 2 वेरिएबल फटक से बना देता हूं। कौन से 2 वेरिएबल बनाए? एंड क्वेश्चन का आंसर दोगे? कहने से बबल सॉर्ट के लॉजिक में मुझे स्वैप करना पड़ता है, कह रहे? हाँ सर, जब 2 ऑर्डर में नहीं है क्या करना पड़ेगा मुझे? स्वैप। Swap करना स्वैप पड़ेगा. करना पड़ेगा। तो मेरे स्टूडेंट को इतना तो आइडिया रहेगा मैं कौन सा वेरिएबल यूज करने वाला हूं? टेम्प। नॉर्मली स्वैप करने के लिए आपको पता है हम लोग टेम्प करके वेरिएबल बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लॉजिक। भाई पहला फॉर लूप जो होता है ना, पहला फॉर लूप वो हमेशा होता है मेरे पास के लिए। आ गया क्वेश्चन। अब बीच 2 मिनट पहले मैंने बोला था बबल सॉर्ट कितने पासेस लेता है रे? N लेता है। तो अगर पहला फॉर लूप पास के लिए है, ये फॉर लूप भी कितना चलना चाहिए? n-1 टाइम। कितना बार चलना चाहिए? लिमिट क्या रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात बॉटम लाइन है, ये फॉर लूप कितना चलना चाहिए? n-1 टाइम। तो स्टूडेंट मैं एक फॉर लूप लिख रहा हूं, आप प्लीज उसको एंटिसिपेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने लिखा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। आराम से। सपोज अपने एग्जांपल चलाने के लिए देखो, n का वैल्यू 5 अज्यूम करो, n का वैल्यू क्या अज्यूम करो? 5। तो कहां से कहां तक जाएगा रे? 0 से लेके 0 से लेके लेस देन 4 N तक। मैंने ऐसे 0 से लेके लेस देन 4।
मतलब 0 से लेके 3, मतलब क्या क्या, 0 1 1 2 2 3, कितना हुआ, 3 मतलब n माइनस 1 ही हुआ ना? हाँ नहीं समझा? पक्का? सब क्लियर हाँ होना चाहिए दिमाग में। कहां से कहां तक जा रहा है एक बार फिर से बोलिए। 0 से लेके 4 जीरो से तक लेके लेस देन n माइनस 1, मतलब कहना से 0 से लेके लेस देन n n minus का वैल्यू 1 5 है तो लेस देन 4, मतलब 0 से लेके, मतलब कौन कौन सा वैल्यू, 0 1 2 3, कितना हुआ, मतलब कहना से n माइनस 1। तो हाँ एग्री करो कि n माइनस 1 टाइम चलेगा? पक्का? हाँ यस अच्छा भाई भाई भाई, अंदर का जो फॉर लूप होता है ना, जे वाला फॉर लूप, वो सीपी का नोटबुक अगर घर पे पड़ा रहेगा किधर, तो देखो उधर भी मैंने वही लिखा रहेगा। जे वाला फॉर लूप हमेशा होता है कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? कंपेयर। कंपेयर तो जे वाला फॉर लूप स्टार्टिंग में अगर आप देखो, मेरे हाथ देखो जरा, स्टार्टिंग में देखो, कह रहे हैं स्टार्टिंग में आपने 4 कंपैरिजन ही किए थे। 1 2, दिख रहा है मैं क्या लिखा रहा हूं, 3 एंड कह रहे हैं 4। हम्म 4, मतलब इससे कंपैरिजन वाला फॉर लूप भी n माइनस 1 टाइम ही जाना चाहिए। यस हेलो हेलो, हाँ या ना? n माइनस 1 मतलब मैं सेम लिखूंगा तो भी चलेगा ना। j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n माइनस 1, j प्लस प्लस। फालतू सा क्वेश्चन लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। कहां से कहां तक रे? 0 से लेके n minus 1 तक मतलब अगर n का वैल्यू 5 है तो 0 से लेके 3 तक 4 तक 4 तक 0 से लेके 4 तक या 0 से लेके 3 तक, क्लियरली बोलो। 3 तक 3 तक लेस देन 4 मतलब कहने से 0 से लेके 3 तक कितनी बार, कितनी बार, 0 4 1 2 3, कितनी बार, 4 बार, 4 मतलब कहने से n माइनस टाइम 1 टाइम जा रहा है ये भी अंदर। सर अंदर लॉजिक ये था, आपने ना दो दो एलिमेंट को कंपेयर किया था। जरा स्टूडेंट मुझे एकदम जोर से बोलो, सबसे पहले आपने किसको किसके साथ कंपेयर किया था? आई को जे ए ऑफ डैश को ए ऑफ डैश के साथ, ए ऑफ डैश को ए ऑफ 0 0 को को ए ऑफ, एक के बार फिर साथ से, ए ऑफ डैश को ए ऑफ डैश के साथ, a of 0 को a of 1 के डायरेक्ट साथ से ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 के साथ। एक बार फिर से मेरे स्टूडेंट बोलेंगे किसको किसके साथ, ए ऑफ a 0 को ए ऑफ 1 के साथ। 0 कौन लेके बैठा है रे, कौन लेके बैठा j है? तो मैं ऐसे लिखूंगा चलेगा क्या, मैं कंपेयर करूंगा ए ऑफ जे को ए ऑफ जे प्लस 1 के साथ। अरे जे yes 0 है ना, तो ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 के साथ। अगर ऑर्डर में है तो याद है ना लॉजिक क्या था, ऑर्डर में है तो ऐसे रखो, कौन बड़ा है तो स्वैप करो, ए ऑफ जे या ए ऑफ जे प्लस 1। ए ऑफ जे ए ऑफ जे बड़ा है ए ऑफ जे प्लस 1 से, तो हमने स्वैप किया था। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कौन बड़ा है तो स्वैप करो, कहने से ए ऑफ जे अगर बड़ा है तो दोनों को स्वैप करो। yes स्वैपिंग करने के वो 3 मैजिकल स्टेटमेंट तो सबको पता है यार। temp is equal to कहने से मुझे लिखना पड़ेगा टेम्प इज इक्वल टू क्या, a ए of ऑफ जे, आगे ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए जे ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1, बराबर, आगे आगे आगे, a of j ए plus ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 10। इधर मेरा इफ खत्म। अगर ऑर्डर में है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, बरोबर, तो एल्स पार्ट yes लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स पार्ट नहीं आएगा। ऐसे इधर मेरा इफ खत्म, इधर मेरा जे खत्म, इधर मेरा आई वाला फॉर लूप खत्म। एंड ट्रस्ट मी, ये शॉर्ट कर देगा एन एन माइनस 1 पासेस के लिए, इधर ऐसे सारे नंबर को शॉर्ट कर देगा। इधर मेरा वॉइड बबल नाम का फंक्शन खत्म। आप घर पे जाके इसको टेस्ट कर सकते हो, ये आपको सॉर्ट करके देगा। दिस इज द एल्गोरिदम ऑफ बबल सॉर्ट। स्टूडेंट क्लियर है मैंने क्या बोला? अगर किसी ने पूछा पूछा सर बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम कहाँ है, तो भाई ये रहा मेरा एल्गोरिदम। पॉज। एम आई क्लियर? हैंडराइटिंग गंदा yes है लेकिन समझ में तो आ गया सबको मैंने क्या लिखा है। पक्का? अंडरस्टूड? yes आपको पता ना अभी एओए में आ गए यार। पहली बात तो इंजीनियरिंग किया, यही बहुत बड़ी गलती की। उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, ये और बड़ी गलती की।
और इसमें ऐसे भारी सब्जेक्ट आ गए और भी बहुत बड़ी गलती। इंजीनियरिंग में आ गए, अगर बीएससी बीएससी होता ना तो एग्जाम पता क्या होता है, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एल्गोरिदम प्रोग्राम है, लेकिन अभी सेकंड ईयर में अपने को एल्गोरिदम के साथ साथ एल्गोरिदम का निकालना पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी, द मेन पार्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लुक्स दिख रहे हैं मेरे? अभी मैंने कुछ 3-4 एग्जांपल लिए ना कॉम्प्लेक्सिटी के, कैसे निकालते कॉम्प्लेक्सिटी सबको पता है ना, तो सेम वैसे मुझे इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी मिला। बबल सॉर्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, राइट एल्गोरिदम ऑफ बबल सॉर्ट विथ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम तो लिख दिया, एग्जांपल लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर निर्भर करता है, मुझे सिखाना था इसलिए रेफरेंस के लिए मैंने एग्जांपल भी लिया। अभी अपने को देखना है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी निकालते समय हम लोग स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए बबल सॉर्ट में नंबर ऑफ पासेस कितने हैं? मुझे लगता है एक ही आंसर आना चाहिए सबसे। कितने पासेस है रे? नहीं, एन के रेफरेंस में बोलूं तो कहना है नंबर ऑफ पासेस बरोबर कितने हैं? n-1। गाइस मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 क्या लिखा सबको समझा क्या? ये तो आपने उधर ही तय किया था, फिक्स किया था, बराबर ना? कितने पास लगते बबल सॉर्ट में? n-1। पॉइंट नंबर 2, आराम से, नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 1। मतलब जब पास 1 रहेगा कितनी बार एग्जीक्यूशन होगा? नंबर ऑफ कंपैरिजन लिखूंगा तो भी चलेगा, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन लिखूंगा तो भी चलेगा। अच्छा आराम से, ये पास के लिए था बरोबर। पास 1 में मतलब पहले पास में आई का वैल्यू क्या रहेगा रे? बराबर बोल रहा है, आई का वैल्यू क्या रहेगा? अरे पास 1 मतलब स्टार्टिंग में आई का वैल्यू क्या रहेगा? एग्री? जब आई का वैल्यू 0 है, ये जे वाला कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 0 से लेस देन n-1। मैंने पूछा जे वाला कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जब आई का वैल्यू 0 रहेगा, ये कितनी बार होगा? 0 से लेके n-1। अरे 0 से n-1 कितनी बार होता है? नहीं, n के टर्म्स में बोलो। कहने से जब पास 1 रहेगा आई का वैल्यू रहेगा 0, बराबर ना? पास 1 में आई का वैल्यू रहेगा 0, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा मैंने पूछा? नहीं, 0 से लेके n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर n का वैल्यू 5 है तो 0 से लेके लेस देन, जल्दी जल्दी, लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 0 से लेके, मतलब कहने से 0, 1, 2, 3 कितनी बार? 4 बार, मतलब कहने से n-1 टाइम। अगर n का वैल्यू 5 तो 4 बार वाला n-1 ना। हेलो हेलो हेलो, सब लोग कन्विंस हो मेरे से? फिर से पूछता हूं, फिर पास 1 में कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? कहने से एग्जीक्यूट होगा n-1। मैं क्या लिख रहा हूं जरा देखिए, पढ़िए। पास 2 मतलब आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या बना रहेगा रे? क्या बना रहेगा? चलो अभी चिल्ली चिल्ली में लिखूंगा नहीं, आई का वैल्यू क्या बनेगा? 1 अंदर आएगा। फिर से कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये? नहीं, अच्छे से देखिए बोलो यार। फिर से 0 से लेकर n-1 सेम ही है ना, कितनी बार? आवाज नहीं आ रहा है? पक्का? बट आई का वैल्यू जब 1 रहेगा, क्या यार फिर से लिख देता हूं, आई का वैल्यू जब 1 रहेगा तो अभी n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यस। नहीं 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 समझा, समझा सबको? मुझे लगता है अभी तो गलत आंसर आना ही नहीं चाहिए। तो हर पास में n-1 होगा ना। नंबर ऑफ कंपैरिजन, बोलो बोलो बोलो, क्या कितने? n-1 पास 3 में आई का वैल्यू क्या बनेगा? बराबर, आई का वैल्यू क्या बनेगा? 0, 1, 2 ना। तो कितने Yes. कितनी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? कहने से n-1 टाइम ही होगा। डॉट डॉट डॉट, नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 4, नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 5,
नंबर ऑफ n minus कंपैरिजन इन one. पास्ट 6 n ऐसे minus one. कितने पास्ट 6 है? n minus one. हाँ, तो कहने से मैं लास्ट में ऐसे लिखूंगा, चलेगा क्या? नंबर ऑफ, हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, कंपैरिजन इन पास्ट, लास्ट पास कौन सा रहेगा? 4. n माइनस वन, भी कितने रहेंगे रे? n माइनस वन ही रहेगा। मुझे लगता है थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, याद है? नेस्टेड फॉर लूप वाला, n टाइम्स हो रहा था। n minus one the whole इधर square. n माइनस वन, 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 कितनी बार हो रहा है? 4 times. कैन आई से f ऑफ n, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालू तो कहना से n माइनस वन हो रहा है n माइनस वन टाइम। हेलो, बरोबर यार, मैथ्स तो अपने को आता ही है। इसको अगर मैं फोड़ू तो कहना से n स्क्वायर माइनस टू एन, अरे बोलो ना, अरे n माइनस वन इंटू एन माइनस वन, Plus one. मतलब n माइनस वन स्क्वायर ना। हाँ. कैसे लिखेंगे उसको? n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। सर इधर 4 बार रिपीट हुआ है। ये मैंने बचपन में पढ़ा था यार। n माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ऐसे लिखते हैं ना स्टूडेंट इसको, बराबर। यार ये इक्वेशन अगर मुझे फाइनल मिल रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रूल नंबर 3 सिखाया था, जब इक्वेशन मिलेगा n का क्या कंसिडर करो, डिग्री, Higher पावर order. या कोएफिशिएंट। अच्छा मुझे बोलो, इधर n का पावर क्या है? 2, इधर n का पावर है 1, हम लोग हाईएस्ट डिग्री कंसिडर करेंगे, बराबर। तो स्टूडेंट फाइनल कंक्लूजन बोलू तो f ऑफ n इज इक्वल टू आएगा, n का हाईएस्ट पावर क्या है? n square. Power of n square. That is the time complexity of bubble sort. सर बोलिए। n minus one 4 बार रिपीट हुआ है ना पर यहाँ पे। अरे डॉट 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 है बाबा बीच में, पास वन के लिए n माइनस वन, पास टू के लिए n माइनस वन, पास थ्री के लिए n माइनस वन, पास फोर के लिए n माइनस वन, पास फाइव के लिए, पास सिक्स के लिए, पास सेवन के लिए, ऐसे n माइनस वन के लिए भी n माइनस वन। तो 4 बार नहीं, n माइनस वन टाइम रिपीट हुआ है। ओके। क्लियर? तो n माइनस वन इंटू n माइनस वन, n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों है सबको समझा ना? हाईएस्ट डिग्री, वो तो हमने पहले कंसिडर किया। दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। तो एक क्वेश्चन पूछो, बबल सॉर्ट का क्या आया? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अगर किसी सॉर्टिंग टेक्निक का ऑर्डर ऑफ n आया तो बेटर क्या रहेगा, बबल सॉर्ट या वो? क्योंकि उसका कहने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कम है। रहेगा। लेकिन अगर किसी सॉर्टिंग का सपोज ऑर्डर ऑफ n क्यूब आया तो कहने से बबल सॉर्ट ज्यादा बेटर रहेगा। यस। एम आई क्लियर? इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। समझा? एज ए इंजीनियर अपने को पता होना चाहिए ना कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बबल सॉर्ट या कोई दूसरा सॉर्ट। तो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। जिसका कॉम्प्लेक्सिटी कम, कहने से वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, मेरे यूजर को जल्दी रिजल्ट देगा। अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने को यही सब देखना। बोर्ड के ऊपर जो भी है क्लियर है सबको? चलो, टॉपिक का नाम बबल सॉर्ट। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप पहले एग्जांपल लिखिए, देन एल्गोरिदम, देन कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने लिखा है वैसे कंप्लीट कीजिए। चलिए, I'll just come on.
हाँ अरे आप कॉलेज है ना टोटल क्लास तुमचं सही स्टार्टिंग मध्ये 2 तास द्यायचे होतात एक तास नंतर ब्रेक भेटतो आन्सर चॅलेंज म्हणजे एक प्रॅक्टिकल होता त्याचा आयडीज मध्ये चार लेक्चर एकदम अरे बाबा पूर्ण फ्रस्ट्रेटेड होता साल्या पूर्ण वेळ मला काय वाटतं सर हे करणार आहे मला पण तेच वाटतं एक पण दिवस मी ते मला गरजेचं सोडून आता मला ऑनलाईन मध्ये कंटाळा कम्फर्ट असेल ना ते सर्व getting outside one मला वाटलं आपण असं डायरेक्ट एक्स्ट्रा लेट
नेट सप्लाई 100% वाले लेवल में फिर जी है अपने वीडियो को व्हाट्सएप पर का अगले सर ये बाय बाय अरे सैटरडे को आलो संडे को आलो जैसे तुम देखो आएगा वो लाइक मार देना सैटरडे का मार संडे का आलो मुझे पाए मैं अगर बोले पाए में आज की काल की बोलो तो मैं वो काल जैसे देखो ये शेयर सेटिंग तो लड़का हमारे को बस very much you know the online एक नहीं है चलिए स्टूडेंट्स, डन एवरीवन। तो आज इधर ही स्टॉप करेंगे। जैसे मैंने बोला, इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1 में वी आर गोइंग टू स्टडी 3 सॉर्टिंग टेक्निक, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। बाकी दोनों और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, पहले के पेजेस ओके। ओके डन। पेपर झालं ना तुझं? चलिए चलिए, we'll stop here for today. We'll continue next time. Okay students, you all can leave. Thank you. कौन है? इंजीनियरिंग 1 Zoom. Okay, sir. Thank you. Bye. Good night. Thank you. Bye. Good night. Take care. Thank you, sir. Yes, thank you. Good night.